हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णमाला क्लासेस। मैं हेमंत बसवाल और आज हम बात करेंगे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में। इससे पहले हमने ब्रिटिश प्राच्यवादी या फिर कहें कि इंडोलॉजिस्ट और जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके बारे में बात की थी, और उसके बाद हमने इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में बात की थी। जो प्राच्यवादी हैं वो तो संस्कृत के ज्ञान और भारतीय संस्कृति को प्राचीन काल से लेकर ही समझने का प्रयास करते हैं, उसका ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस होते हैं वो भारत के अंदर जो ब्रिटिश प्रभुत्व है या फिर ब्रिटिश सत्ता है उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वो अपनी राइटिंग्स के अंदर भी इसी प्रकार से वर्णन करते हैं, जो एक साम्राज्यवादी सोच होती है कि उनकी जो सभ्यता है वो श्रेष्ठ है और उनको यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं उन पर उनको शासन करना है। और यहाँ पर वो एक सिद्धांत फिट करते हैं उपयोगितावादिता का, और साथ में ये बताते हैं कि जो भारतीय लोग हैं उनको जो शासन करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर, और उनकी जो संस्कृति है उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो उनके अंदर ब्रिटिशर्स ही लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर वही एक अच्छा शासन दे सकते हैं। तो जब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि उसी के जो वो लिख के गए हैं उसके बाद ये ट्रेंड्स आते हैं। क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो चुका है और उसके बाद में जो नेशनलिस्ट ट्रेंड है हिस्ट्री के अंदर वो हमें उस समाज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश एजुकेशन है या फिर कहें कि जो पाश्चात्य और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी लोगों ने प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तो एक नव जागरण कहें कि समाज के अंदर दौड़ना स्टार्ट हो गया है और उनको बाहर का भी ज्ञान हो गया है और अपने समाज को फिर वो देखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाहर के लोगों ने या फिर कहें कि ब्रिटिशर्स लोगों ने जो हम पर शासन कर रहे हैं फिलहाल, उन्होंने हमारे संस्कृति और समाज के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में क्या लिखा है और किस तरह से उसकी मट्टी पलीत करने की कोशिश की गई है। उसी के रोष में तो पहला जो कारण है तो जो है कि ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी जो लेखन है, एम्पेरियलिस्ट जो लेखन है उसके प्रति इनके अंदर रोष है। हालांकि पहले तो ये क्या करते हैं कि पहले तो उसका अनुकरण करते हैं। ब्रिटिश जो एजुकेशन है, ब्रिटिश जो लोग जो भारत आए उनकी तरह से अपने पहनावे को और कहें कि उनकी संस्कृति को अपनाने का प्रयास करते हैं, उनका अंधानुकरण करते हैं, क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा अलग विचारधारा वाले, ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो जो उनकी जो आइडेंटिटी है एज ए इंडियन जो आइडेंटिटी उनकी है उसको वो नकार रहे हैं और उसके बारे में एक गलत छवि पेश कर रहे हैं, तो उसी के बारे में इनके अंदर रोष होता है। जो मिल्की जो बुक थी हिस्ट्री उसको भी ये लोग जब इतिहास का अध्ययन करते तो सारा जो इतिहास इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस ने जो लिखा हुआ था उसका ये अध्ययन करते हैं और उसके बाद में ये परिणाम निकल कर आता है। दूसरा कारण ये होता है कि वो लोग हो जाते हैं एजुकेटेड, ठीक है। और तीसरा जो कारण है वो ब्रिटिश हिस्ट्री राइटिंग। और चौथा कारण अगर हम देखें तो जो इसी को मान सकते हैं कि जो रोष है वो है कि भारतीय या फिर कहें इंडियन कल्चर पर प्रहार जो वो लोग करते हैं, तो उसके प्रत्युत्तर में इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष होता है। जो पढ़ा लिखा जो वर्ग होता है, जो शिक्षित वर्ग होता है, और या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ के जो लोग होते हैं या फिर वकील हैं और जो भी अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग, उन लोगों के अंदर रोष होता है और वो लोग इस कंडीशन में होते हैं कि वो हिस्ट्री लिख सकते हैं या फिर वो इतिहास का एक तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो उन लोगों के अंदर रोष होता है और वो लोग नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस की भूमिका में आते हैं। इनकी अगर बात करें तो पहली विशेषता इनकी ये है कि जब एक बात हमें देखने के लिए मिलेगी हिस्ट्री राइटिंग में, जब हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी की बात करते हैं तो ये लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि प्राचीन जो भारत है उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जो प्राच्यवादी वो भी प्राचीन भारत का अध्ययन करते हैं, जो नेशनलिस्ट हैं वो भी, और उससे पहले जो इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस है वो भी पहले प्राचीन भारत का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो ये एंशिएंट कल्चर एंशिएंट कल्चर के बारे में
यहाँ पर वो ध्यान देते हैं और उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनका जो प्राचीन जो कल्चर था वो कितना महान था, वो था उसको ये गौरवशाली बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये इकोनॉमिक तो ये जो सबसे पहली जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो दादा भाई नौरोजी और जो हिस्टोरियंस थे, या फिर ये तो हिस्टोरियन भी नहीं थे, लेकिन ये एक तरह से जो इन्होंने आकर यहाँ पे जो इकोनॉमी में चेंजेस कर दिए थे, काफ़ी सारे, पूरा जो प्रशासन था उसको चेंज कर दिया था, तो उसका ये अध्ययन करते हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसका अध्ययन करने लग जाते हैं और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ से धन को लूट कर बाहर ले जा रहे हैं, या फिर यहाँ की इकोनॉमी को इन्होंने बर्बाद करके खुद को कैसे आबाद किया है। तो सबसे पहला जो हमें ये देखने को मिलेगा वो यही है, इकोनॉमिक हिस्ट्री, और यहीं से जाकर ये एंशिएंट कल्चर में यही इनको मोटिवेट करता है कि प्राचीन भारत में या फिर जो हमारा पुराना जो ऐतिहासिक जो संस्थाएं हैं उनको हम देखने का प्रयास करें कि वो किस प्रकार से इन जो ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशंस है उनका मुकाबला कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी इस तरह के प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस थे या नहीं। और तीसरी अगर हम बात करें तो वो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो सामान्य प्रचलित, प्राचीन नहीं, उस समय में जो प्रचलित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी वो भी किस प्रकार से उसको भी एक तरह से ये उसका गौरव स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और चौथा जो हम देखेंगे वो ये है कि यहाँ पर हमें कहें कि स्थानीय रीजनल हिस्ट्री पर ज़्यादा हमें फोकस देखने के लिए मिलता है। तो जो महाराष्ट्र के या फिर उधर की तरफ जो लोग रह रहे हैं, गुजरात से नीचे की तरफ, वो लोग मराठा जो हिस्ट्री है उस पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मुगलों के बाद वही एक इतनी बड़ी शक्ति थी जिसने कि अंग्रेज़ों का भी मुकाबला किया था, जिसने नादिर उसका अहमद शाह अब्दाली का भी मुकाबला किया था। तो मुगलों के बाद जो सबसे बड़ी जो शक्ति आती है वो मराठा ही आती है। तो सब अपने अपने क्षेत्र के जो भी इतिहास है उस पर फोकस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी पूर्णतः पूरे एक नेशन की भावना इनमें डेवलप नहीं हुई थी। तो इसलिए इसी वजह से ये अपने क्षेत्र को मान करके और उसका इतिहास लिखने का, उसका गौरव स्थापित करने का ये प्रयास करते हैं। तो ये चार ट्रेंड हमें देखने के लिए मिलते हैं, या फिर इनको हम एक विशेषता कह सकते हैं इसकी। विशेषता, तो ये चार विशेषताएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। पहला कि प्राचीन भारत की तरफ ये देखने का प्रयास करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन को देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखने का प्रयास करते हैं कि और जो सामान्य जो चेंजेज इन्होंने कर दिए औपनिवेशिक काल में उसको बदलने का, या फिर उसमें जो खामियां हैं उनको उभारने का ये प्रयास करते हैं। और दूसरा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रचलित जो पृष्ठभूमि है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा, चौथा जो रीजनल हिस्ट्री है उस पर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसके अगर हम नकारात्मक अगर पक्ष देखें तो नकारात्मक पक्ष भी इसके काफ़ी सारे हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो ये जो अगर गलत चीज़ भी है, महिमा मंडन, अगर कोई गलत चीज़ भी है तो उसका भी ये लोग महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं, या फिर उसको छिपाने का, कि उसका वर्णन ही नहीं करेंगे। अगर कोई गलत चीज़ है, जिस तरह मैंने बर्नी का एग्जाम्पल दिया था कि वो इल्तुतमिश के शासन को वैध साबित करने का प्रयास करता है और ये बताने का प्रयास करता है कि वो जो है अल्लाह की मर्जी से या फिर ईश्वर की मर्जी से ही उसका शासन स्थापित होना था। इस वजह से सेकंड बैटल ऑफ तराइन में उसका वो जीत जाता है, और फर्स्ट बैटल की वो चर्चा नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो इसी तरह से अतीत का महिमा मंडन करने का प्रयास करता है और गलत चीज़ों को भी उसमें छुपा दिया जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो ये एक तरह से बायसनेस होगी और जो इंडियन जो कल्चर है उसके लिए। तो जो सबसे ज़्यादा जो बैटल्स जो हुई, जैसे जो बैटल्स हार गए, तो जो आर्मी या फिर जो मिलिट्री है उसका महिमा मंडन करने का प्रयास करेंगे, और उसमें असली कमियों को बताने के बजाय पे अदर जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान डालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था वो सैन्य कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि जो धोखा जो हो गया और जो कहें कि जो मुखबिरी और ये सब चीज़ें थी
जो कहें कि अनैतिक चीज़ें थी, उनकी वजह से जो भारतीय जो लोग थे वो युद्ध हार रहे थे। तो इस पर ये फोकस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करते हैं। जब हम महिमा मंडन अपना करेंगे तो सबसे पहले यही करेंगे कि जो हमारी गलतियां उनको साइड करें और अपनी जो अच्छाइयाँ उनको ऊपर लाकर रख दें। तो सामान्य सी बात है, ब्रिटिशर्स ने भी यही किया था और ये लोग भी यही कर रहे थे, लेकिन बाद में जाकर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं और बायसनेस थोड़ी हमको ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। दूसरा, अगर बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति में ठीक वैसा ही वर्णन नहीं करते जो मैंने बताया कि जो पाश्चात्य या फिर वेस्टर्न जो कल्चर है उसको एक तरह से डिग्रेड करने का, जो उन्होंने जो इंडियन कल्चर है उसको डिग्रेड करने का प्रयास किया, तो इसी तरह से वेस्टर्न कल्चर है उसको भी ये डिग्रेड करने का एक तरह से यहाँ पर प्रयास करेंगे और या उसके बारे में उस तरह का वर्णन नहीं करेंगे जैसा कि वो आमतौर पर है, बल्कि उसको तुलनात्मक रूप से भारतीयों से कमतर दिखाने का प्रयास करेंगे या फिर ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि किसी तरह से उन्होंने बिल्कुल ही दमन कर दिया था और अपनी गलतियों को छिपा देंगे। जो ब्रिटिश जो गवर्नर है उनकी ये काफ़ी आलोचना करेंगे। अगर उन्होंने कोई ठीक डिसीजन भी लिए हैं या फिर उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर और क्षेत्रों में भी, हालांकि हमें इस प्रकार का देखने के लिए तो नहीं मिलता है, लेकिन उनकी काफ़ी ज़्यादा एक तरफा आलोचना करने का ये प्रयास करते हैं। आलोचना हो, लेकिन जब एक तरफा हो तो वो भी एक तरह से नकारात्मक पक्ष में भी आ जाती है। तो ये सारे ट्रेंड है या फिर विशेषता हैं जो हमें नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं या फिर हिस्ट्री राइटिंग है उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये तीसरी चीज़ है, एक पहली पाश्चात्य हो जाती है, दूसरी इंपीरियलिस्ट हो जाती है। इंपीरियलिस्ट के अंदर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिस्टोरियंस हैं, जो यहाँ पर प्रशासक के तौर पर आए थे और बाद में उन्होंने हिस्ट्री राइटिंग की, वो, और चौथा ये हो जाता है नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस या फिर नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग। तो ये 3-4 तरह का इतिहास लेखन हमें आधुनिक काल में देखने के लिए मिलता है। हालांकि आगे हमें मार्क्सवादी और उसके बाद में बहुत बार जाकर हमें सबाल्टर्न हिस्टोरियंस भी देखने के लिए मिलते हैं और उस प्रकार का इतिहास लेखन भी हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान सोसाइटी पर, मिलिट्री वगैरह और व्यक्ति चरित्रों को छोड़कर पूरा का पूरा ध्यान जो है वो समाज पर केंद्रित हो जाता है। तो इसको भी हम जो नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग है या फिर हिस्टोरियोग्राफी कह सकते हैं इसको, तो इसको भी हम एक तरह से कहें कि वर्गीकृत कर सकते हैं कई भागों में। जैसे कि यहीं पे मैं कर देता हूँ पहला अगर मैं करूँ तो जो कुछ हिस्टोरियन थे जो संपूर्ण या फिर कहें कि संपूर्ण या फिर पूरे भारत के बारे में जो अपना विवरण लिख रहे थे, और दूसरे जो हिस्टोरियंस हैं वो क्षेत्रीय या फिर कहें कि उनको क्षेत्रीय में बांट दें तो उसके अंदर हो जाएगा जो है मराठाओं के बारे में, तीसरे जो हैं वो साउथ इंडिया के बारे में अपना हिस्ट्री लिख रहे थे और इस पे फोकस करके लिख रहे थे, और जो चौथे जो हैं वो मुस्लिम या फिर कहें कि मध्यकाल मेडिवल और मुस्लिम जो शासन था, मुस्लिम तो हम नहीं कह सकते अभी, मॉडर्न टाइम है उसको, तो मेडिवल जो हिस्ट्री है उस पर फोकस ही करते हैं। और जो पांचवें हिस्टोरियन हैं, पांचवी कैटेगरी में जो हिस्टोरियंस आते हैं वो आते हैं इकोनॉमिक, जो सबसे अच्छी कैटेगरी, हम अच्छा में डिवाइड तो नहीं कर सकते लेकिन ये एक अच्छी टर्म है। जो इकोनॉमी पे फोकस करते हैं। तो इस तरह से 4 वर्गों में हम डिवाइड कर सकते हैं इनको, जो पूरे भारत के बारे में लिख रहे हैं, जो पूरे कहें कि सिर्फ दक्षिण भारत या फिर जो दक्कन है उसके बारे में लिख रहे हैं, जो साउथ इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, जो लोग मिडिवल हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं, और जो लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं। इसके अंदर भी जब संपूर्ण भारत की हम बात करेंगे तो एक आते हैं आर सी मजूमदार। तो ये आर सी मजूमदार जो हैं ये
एक कहेंगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्टोरियन हमें मॉडर्न टाइम के या फिर कहीं नेशनल हिस्टोरियंस के रूप में हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका विवरण जान पड़ता है। और ये जो महत्वपूर्ण रूप से जो कार्य करते हैं वो 1857 का जो रिवोल्ट है उसके लिए पहले ये कहें कि प्रशासनिक जो हिस्टोरियन है उसके रूप में इनको लिया जाता है, लेकिन बाद में जब इनका जो विवरण देखा जाता है, इनके जो विचार देखे जाते हैं, उसके बाद में इनकी जगह पर बदलकर रमेश सेन सुरेंद्र सेन जो है उनको आधिकारिक या फिर सुरेंद्र नाथ सेन को 1857 का आधिकारिक हिस्टोरियन अपॉइंट किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, इस वजह से ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ वो चीज़ें मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ। तो जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा विवादित मुद्दा था, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के जो हमें सोर्सेज जो प्राप्त होते थे हिस्टोरियंस को लिखने के लिए वो ज़्यादातर आधिकारिक सोर्सेज हमें जो ब्रिटिश सोर्सेज हैं उनसे ही प्राप्त होते थे। अब जो ब्रिटिश जो सोर्सेज हैं उनके अंदर उसको अलग तरह से वर्णन किया हुआ था और एक तरफा उसमें वर्णन किया हुआ था। अगर उसको पूरी तरह से समझना है तो हमें जो लोकल सोर्सेज हैं या फिर जो क्षेत्रीय चीज़ों पर जो हमें कोई किसी की डायरी वगैरह और कोई लेटर वगैरह अगर हमें मिलता है तो उसके आधार पर ही इसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता था और इसकी हिस्ट्री लिखी जा सकती थी। तो आरसी मजूमदार की जगह पर इनको सुरेंद्र नाथ सेन को यहाँ पर अपॉइंट किया गया और सुरेंद्र नाथ सेन ने भी ये प्रयास किया कि जो ब्रिटिश सोर्सेज हैं उनके अलावा अदर जो डायरी वगैरह है उनका भी यूज किया जाए। हालांकि वो मिल नहीं रही थी तो उनको ढूंढा जाए और उनके अकॉर्डिंग ये 1857 का रिवोल्ट किया जाए। अब जो रिवोल्ट की जो नाम है इस पर भी काफ़ी डिबेट थी कि इसको रिवोल्ट कहा जाए, इसको क्या बोला जाए, इसको नाम क्या दिया जाए, कि ये रिवोल्ट था भी या नहीं था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। जो आरसी मजूमदार की जो एक बुक है द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये इनका महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बारे में इनको जाना जाता है। और साथ में ये इनके और भी हिस्ट्री इतिहास लेखन को इनकी काफ़ी सारी अवधारणाएं जिनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन अभी हम इसी पे रहेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरे जो हिस्टोरियन है वो है आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर जो है इनका भी मैं कहें कि जो महत्वपूर्ण काम है वो हमें डेक्कन पर देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये कंप्लीट हिस्ट्री भी लिखने का एक प्रयास करते हैं, पूरे भारत के बारे में भी एक नज़रिया रखते हैं। इनके बाद तीसरे जो हिस्टोरियन है उनका नाम है आर.डी. मुखर्जी या फिर R.K. मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी, ये एक तीसरे इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन है। इनका मुख्यतः जो काम होता है वो एंशिएंट इंडिया पर। तो अब हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी के अंदर जो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है वो ये है कि जो भी हिस्टोरियन लिख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एंशिएंट पर फोकस कर रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री सबसे ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, क्योंकि उस समय पर ही आर्कियोलॉजी और ये सब जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री से रिलेटेड एंशिएंट हिस्ट्री या फिर एंशिएंट लिटरेचर से के फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो उसी के क्रम में ये लोग उन सोर्सेज को यूज कर पाते हैं और उनको जानने का प्रयास करते हैं कि मूलतः, क्योंकि एक क्वेश्चन जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ जाते हैं तो वो पहला उनकी संस्कृति पर ही और उनकी अस्मिता पर ही क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। तो उसी की खोज में ये लोग कहाँ जाते हैं, प्राचीन भारत में। और वो लोग भी कहाँ जाते थे, प्राचीन भारत के ग्रंथों को उठाकर उन्होंने यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में उलूल जुलूल कहा, और उसी को ठीक करने के लिए ये लोग भी प्राचीन जो सोर्सेज है उन पर फोकस करते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से कहें कि जो शिपिंग थी उसके बारे में, जो प्राचीन काल में जो जहाज़ बनाने का या फिर जहाज़ के बारे में जो भी काम था कि अफ्रीका वगैरह में भी और यहाँ वहाँ से किस प्रकार से बाद में
जो चलता हुआ व्यापार था उसी के क्रम में ये लोग ब्रिटिशर्स भी भारत में आए हैं, क्योंकि भारत में पहले से ही जो जहाज़ और इनका जो व्यापार वगैरह है वो काफ़ी एंशिएंट टाइम से ही प्रचलित था। तो उसके बारे में ये काफ़ी सारा वर्णन हमें लिखकर छोड़ कर जाते हैं। दूसरा जो हिस्टोरियन आते हैं, जो चौथे हिस्टोरियन हैं वो हैं केपी जायसवाल। केपी जायसवाल लिख रहे हैं, इनकी जो बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो है हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी के अंदर ये भारत में कहें कि रिपब्लिक और गणतंत्र की जो अवधारणा है उसको प्राचीन भारत में ही ढूंढने का प्रयास करते हैं, और ये बताते हैं कि प्राचीन भारत से ही जो भारत है वो एक गणराज्य है और एक राष्ट्र के रूप में स्थित है। जो राजा प्राचीन भारत में जो राजा बना करते थे उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल उनके ऊपर कहें कि लोगों का हुआ करता था, और वो काफ़ी सारे कार्य थे जो लोग उसके कंट्रोल कर सकते थे और उसको अपदस्थ भी कर सकते थे, और उन्हीं की बदौलत वो शासन करता था। तो ये एक अवधारणा देने का प्रयास करते हैं कि या तो प्रत्यक्ष, कई जगहों पर प्रत्यक्ष गणतंत्र था और प्रत्यक्ष नहीं भी था तो एक गणतंत्र की अवधारणा वहाँ पर थी। अप्रत्यक्ष रूप से भी राजा को काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे उनका दबाव झेलना पड़ता था, और वो एक तरह से कहें कि एक रिपब्लिक के तौर पर ही जो प्राचीन जो स्टेट है वो कार्य किया करता था। तो केपी जायसवाल की ये महत्वपूर्ण अवधारणा है जिस पर से क्वेश्चन आ सकता है, और उनकी बुक का नाम भी मैंने बता दिया है। और इसके बाद जो हिस्टोरियन आते हैं, पांचवें हिस्टोरियन जो आएंगे वो हैं एच.सी. रायचौधरी। एच.सी. रायचौधरी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। और इनका जो काम है वो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे इनका मुख्यतः काम होता है, और ये जो बुक लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब एक बात देखने की है कि ये लोग पॉलिटी पर और एंशिएंट पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। जब ये एंशिएंट हिस्ट्री भी देख रहे हैं तो ये पॉलिटी पर क्यों इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटी ही थी जिसको स्थापित करने के लिए इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने भारत की जो संस्कृति और जो संस्थाएं थी या फिर इंस्टीट्यूशंस थे उनको खराब बताया था, और उनको बताया था कि ये बहुत आदिमकालीन है। तो इस वजह से वो पॉलिटी के बारे में ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि ताकि वो बता सके कि जो इंडिया में जो पॉलिटी सिस्टम है वो काफ़ी प्राचीन समय से ही काफ़ी विकसित अवस्था में है, और वो एक कहें कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में था। और इसके बाद जो ये है संपूर्ण जो पूरे इंडिया के बारे में जो लिख रहे हैं वो ये हिस्टोरियंस हैं, और मुख्यतः यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक जो जहाँ से आता है जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने बताने का प्रयास कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री से ये जुड़े हुए हैं सारे लोग। दूसरा कि बता दिया जो 1857 का रिवोल्ट है वो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा विवादित था, और ब्रिटिशर्स के टाइम में ही क्यों, और वहीं से हिस्ट्री को एक तरह से कहें कि रीराइट करने का प्रयास किया गया कि जब इतने सारे लोग, आम लोग मिलकर ब्रिटिशर्स को मज़ा चखा सकते हैं तो कोई तो बात इंडियंस के अंदर है। तो उस एक वही जगह थी जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनको वो काफ़ी हद तक कहें कि चोट पहुँचा पाते हैं, और वो काफ़ी हद तक सफल होता है। उसके बारे में ही काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने का फिर प्रयास करते हैं, उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे आते हैं जिन्होंने मराठा हिस्ट्री पर फोकस किया था, और वो हैं जी.एस. सरदेसाई। इसको दोबारा जी.एस. सरदेसाई। तो ये पहले हिस्टोरियन है जो मराठा हिस्ट्री को लिखते हैं। तो न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा इनकी बुक है। हिस्ट्री ऑफ मराठा।
तो पहले भी जो है जो जब आंग्ल मराठा युद्ध वगैरह हो रहे हैं तो जो वी.एस. स्मिथ है और जो मोरलैंड है वो भी बाद में काफ़ी ज़्यादा मराठाओं पर फोकस करता है और मराठाओं के साथ जो युद्ध है, क्योंकि मुगलों के अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण शक्ति है तो मराठा ही है, वही मुगलों को सबसे ज़्यादा चुनौती देती है। और मॉडर्न टाइम में कोई ऐसी पॉलिटी है मुगलों की संस्था ध्वस्त होने के बाद तो मराठा ही थे। इस वजह से महिमा मंडन करने के लिए या फिर कहें कि अपनी पॉलिटी को सिद्ध करने के लिए ये लोग मराठाओं का प्रयोग करते हैं कि ये मराठा भी थे जो क्षेत्रीय तौर पर इन्होंने पूरे भारत के अंदर अपनी संस्था को स्थापित कर दिया था। हालांकि इनके पास तो इतनी बड़ी संस्था थी नहीं, तो वो मुगल जो इंस्टीट्यूशंस थे उनका ही प्रयोग कर रहे थे, इन्होंने कुछ नया नहीं बनाया था। लेकिन जब ये कहें कि जो परेशान कर देते हैं उनको ब्रिटिशर्स को, इतना इनमें दम होता है, तो इस वजह से और एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मुगलों के बाद ये उभरते हैं, इस वजह से इन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो दूसरे जो हिस्टोरियन हैं सर जादूनाथ सरकार। ये सरकार होता है, सरकार बोला जाता है, ठीक है। ये जो हिस्टोरियन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक कहेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिस्टोरियन है। जब हम राइट विंग के हिस्टोरियंस की बात करते हैं तब भी इनका नाम आता है, और ये जो है हिस्ट्री के और साथ में इंग्लिश में इन्होंने पढ़ाई की हुई थी। और ये मानते थे कि जो भी हिस्टोरियन है या फिर जो भी इंडिया के अंदर पढ़ाई कर रहा है उसको हिस्ट्री का ज्ञान होना, या फिर जो भी हिस्ट्री लिख रहा है उसको कहें कि उसको इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश किसी की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि बगैर उसको जाने हुए तुम जो ब्रिटिशर जो लिख रहे हैं उसको तुम नहीं पढ़ पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ज्ञान है जिसको तुम्हें चेंज करना है, क्योंकि अम्बेडकर का भी एक कोट है कि ज्ञान सिर्फ लेना ही ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को चेंज करना आना चाहिए जब तुम असल मायने में एजुकेटेड हो। तो उसी तरह से ये बताते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश का ज्ञान हम सबको होना चाहिए, और उसके बारे में काफ़ी ठोस राय ये रखते हैं। और इसके बाद में ये जो कार्य करते हैं मुख्यतः इनका कार्य होता है शिवाजी पर, शिवाजी और मराठा, ठीक है। तो ये शिवाजी को और मराठाओं को एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो मैंने कारण बता दिया वही सब कारण है। और ये लिखते हैं इंडिया ऑफ औरंगजेब, ये इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये शिवाजी के बारे में भी एक पुस्तक लिखते हैं। इसके बाद जो हम चलें तो तीसरे हिस्टोरियन जो आते हैं वो है सुरेंद्र नाथ सेन। तो बात की थी मैंने 1857 के रिवोल्ट वाले, जिनको आधिकारिक हिस्टोरियन बनाया जाता है। तो ये सुरेंद्र नाथ सेन, तो 1857 का तो इनका जो कार्य है, ये साथ में इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मराठाज में। और मराठाज के लिए ये बुक लिखते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मराठाज। सिस्टम ऑफ मराठास, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण हिस्टोरियंस हो जाते हैं जो कि, इसको मिटा देते हैं पहले, जो कि मराठा हिस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं, जो मराठा हिस्ट्री को ध्यान में रखकर हिस्ट्री लिख रहे हैं, और उस पर बहुत महत्वपूर्ण इनका कार्य होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मराठाओं को भी मिटा देते हैं एक बार, और फिर आ जाते हैं साउथ इंडिया के बारे में जो हिस्ट्री लिख रहे हैं। पहले तो है नीलकंठ शास्त्री, और नीलकंठ शास्त्री के ही एक शिष्य हैं, कृष्णा स्वामी अयंगर, और कृष्णा स्वामी अयंगर के ही शिष्य हैं नीलकंठ शास्त्री। तो साउथ इंडिया में कृष्णा स्वामी अयंगर। अब ये कृष्णा स्वामी जो होते हैं ये मद्रास यूनिवर्सिटी में ये एचओडी होते हैं। किसके? जो उनका डिपार्टमेंट होता है एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर ये अध्यक्ष के पद पर कार्यरत होते हैं, प्रोफेसर के रूप में ये कार्य करते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इन्हीं के एक शिष्य दूसरे आते हैं जो
इन्हीं के या फिर कहीं किसी से, और उत्तराधिकारी इन्हीं से पढ़ते हैं और बाद में इन्हीं का अनुकरण करते हैं और इस पद को, HOD वाले पद को ये संभालते हैं। वो है नीलकंठ शास्त्री। तो इनको हम दक्षिण भारत पर फोकस करने वाला या फिर दक्षिण भारतीय इतिहास लिखने वाला हम प्रथम इतिहासकार मान सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जब हिस्ट्री देखी जाती है तो प्राचीन काल में भी जो स्रोत सबसे पहले जब हिस्ट्री देखी गई तो वही जो नॉर्थ इंडिया के जो सोर्सेज है उन पे ही ज़्यादा फोकस किया गया, जो संस्कृत है वो है, और उसके अलावा जो तमिल जो लैंग्वेज है और उसके ऊपर उन सोर्सेज का जिन्होंने अध्ययन किया वो कृष्णा स्वामी अयंगर है, जिन्होंने पहली बार इनको प्रथम फर्स्ट हिस्टोरियन बोल सकते हैं जिन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री लिखी। और इनके बाद इनका जो कार्य है दोनों का ही, इनका भी मुख्य रूप से जो कार्यक्रम वगैरह है, क्योंकि ये जब साउथ इंडिया की हिस्ट्री लिख रहे हैं तो अब तक तो उस पर इतना काम हुआ नहीं था, तो उसको लिखने के लिए ये इनको कालक्रम की जो समस्या है उस पर ही काम करते हैं। ये नीलकंठ शास्त्री भी मुख्य रूप से कालक्रम, उनके बाद आकर ये कालक्रम की समस्या उसको काफ़ी ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं और उसमें अपनी अवधारणा देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बुक है नीलकंठ शास्त्री के, जिस पर की सवाल बन सकता है। अब हम चलते हैं मेडिवल हिस्टोरियंस के पास। ये मेडिवल जो हिस्टोरियंस हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया कि काल का विभाजन हिंदू और मुसलमान और ब्रिटिशर्स के काल में करने का प्रयास किया। जो मॉडर्न टाइम में उसको ब्रिटिशर्स का काल बता दिया कि हम लोग यहाँ पर नई तकनीक और नया ज्ञान लेकर आए हैं, और उससे पहले जो था आदिम था, उससे पहले जो मिडिवल टाइम जो था मुसलमानों का काल था, और उससे पहले का जो काल था वो था हिंदुओं का काल था, हिंदू शासकों का काल था। तो जो मिडिवल हिस्ट्री की हम बात करें तो इसमें एक नाम आता है बहुत महत्वपूर्ण, जो है मोहम्मद नाजिब। मोहम्मद नाजिब, तो ये पहले हिस्टोरियन बोल सकते हैं इनको। ये क्या करते हैं, ये एक तरह से कहें कि बचाव करने का प्रयास करते हैं। उनका जो मुस्लिम आक्रांता थे, महमूद गजनवी था, मोहम्मद गोरी थे, उन लोगों को का बचाव करने का प्रयास करते हैं। और ये कहने का प्रयास करते हैं कि जो महमूद गजनवी था वो कट्टर धार्मिक उससे नहीं था, और वो काफ़ी एक तरह से कहें कि उसकी बहुत अच्छी छवि पेश करने का ये प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि उसने यहाँ पर आकर मंदिर नहीं तोड़े, उसने जो मंदिर जो और साथ में जो कत्लेआम है वो भी यहाँ पर नहीं किया। उसने जो किया वो सिर्फ उन लोगों को जो उसके खिलाफ थे उन लोगों को थोड़ा सा दंड देने के लिए उसने हिंसा का प्रयोग किया था। तो जब हिंसा का ही प्रयोग नहीं किया तो फिर आक्रमणकारी बोलेंगे क्यों उसको भाई। ठीक है, चल जो भी है, लेकिन इन्होंने जो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जो अवधारणा थी उसको बदलने का प्रयास किया, और जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको एक तरह से उनका बचाव करने का प्रयास किया। मोहम्मद नाजिम के बाद जो महत्वपूर्ण हिस्टोरियन हैं उनका नाम है मोहम्मद हबीब। ये काफ़ी इनको प्रोग्रेसिव कह सकते हैं इनके मुकाबले में, और ये जो पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री की जो अवधारणा है, क्योंकि अभी इस तरह का होता है, JNU की अलग अवधारणा है, एक थोड़ी सी लेफ्टिस्ट ज़्यादा है, और इनकी एक अपनी अलग कहें कि नींव है हिस्ट्री की, तो उसको ये एक तरह से स्थापित करके जाते हैं मोहम्मद हबीब। और ये इनका अगर परिचय दूँ तो ये जो अभी जो बहुत ज़्यादा फेमस हिस्टोरियन है इरफान हबीब, एंशिएंट और मिडिवल को लेकर, तो उन्हीं के ये पिताजी रहते हैं। और ये जो हिस्ट्री लिखते हैं ये फर्स्ट हिस्टोरियन है जो कि ये जो मुस्लिम या फिर मिडिवल जो टाइम है उसके बारे में किसी क्षेत्र का अध्ययन करने वाले, इस तरह से मॉडर्न टाइम में अध्ययन करने वाले ये पहले हिस्टोरियन होते हैं।
और ये जो मुख्यतः अध्ययन करते हैं वो करते हैं महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी के बारे में अभी तक संत के रूप में एक छवि प्रचलित थी कि उसने जो कार्य किए वो धार्मिकता को देखते हुए और इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग उसने जिहाद करने का प्रयास किया और उसी के परिणाम स्वरूप उसने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन ये उस चीज़ को नकारते हुए कहते हैं कि जो महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे वो उसके पर्सनल रीजन्स और क्या कहें कि जो उसकी ग्रीड थी और अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, अपने जो उसका साम्राज्य था उसके अंदर इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए वो दूसरी जगहों पर लूटमार कर रहा था, और जो कि इस्लाम की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत था। और इस्लाम की अवधारणा को भी ये बताते हैं कि जो कहें 11वीं सेंचुरी तक इस्लाम की जो अवधारणा है वो बदल चुकी थी और उसकी जगह पर वो विकृत हो चुकी थी, और उसी का परिणाम था महमूद गजनवी, जिसने कि भारत जैसे और अन्य देशों पर भी उसने आक्रमण कहें कि आक्रामक अभियान चलाए और लूटमार की। उसको महमूद गजनवी की जो संत वाली छवि है और जो धार्मिक जो अवधारणा है गजनवी के आक्रमण की, मंदिरों को नष्ट करने वाली, उसको ये बदलते हैं और कहते हैं ये अपने पर्सनल रीजन से और एक तरह से इस्लाम का बचाव करते हुए ये निकल जाते हैं, सारा का सारा दोस्त मोहम्मद गजनवी पर डालते हुए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण हिस्टोरियन है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है महमूद ऑफ गजनी, ये इनकी बुक है, ठीक है, जिसके अंदर ये अपनी अवधारणा देते हैं। इनके अलावा जो अन्य हिस्टोरियन है, दूसरे हिस्टोरियन है, वो इनसे भी ज़्यादा काफ़ी प्रोग्रेसिव होते हैं, जिनका नाम है KM अशरफ। KM अशरफ जो है ये ना तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर ध्यान देते हैं, और ये एक तरह से जो मिडिवल टाइम का जो इतिहास है ये 1200 से लेकर 1200 से 1500 तक एक तरह सल्तनत काल का जो इतिहास है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। और ये उसको धार्मिक रूप से ना देख करके, धार्मिक संस्थाओं के रूप में ना देख करके, जो लोगों की जो सामाजिक जन सामान्य है उनका भी इतिहास लेखन करने का प्रयास करते हैं, और साथ में जो राज परिवार है और जो राज शासक है उसके बारे में भी काफ़ी सारा विवरण देने का प्रयास करता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान था वो विवरण प्राप्त करना, तो उसके बारे में तो कोई भी हिस्टोरियन सबसे पहले लिखेगा ही, और क्योंकि वो जानकारी को काफ़ी ज़्यादा रिच कर देता है और लिखने के लिए काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल कर देता है। तो वहाँ तो ये लिखाई, और साथ में इन्होंने जो सामाजिक इतिहास है, जो मिडिवल टाइम का जो समाज है उसके बारे में भी इतिहास लिखने का इन्होंने प्रयास किया, और उसको इन्होंने धार्मिक रूप से या फिर धार्मिक वर्गों में ना बांट करके उसको इन्होंने सुविधा संपन्न और कम सुविधा संपन्न या फिर निर्धन या फिर सुविधाहीन लोगों के बीच विभाजित करके इतिहास लिखने का इन्होंने प्रयास किया। तो इनकी भी एक बुक है जो है लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान, देता हूँ, लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। तो एक तरह से ये इकोनॉमी पर भी ये ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो ये नाम से भी हमको पता लग गया, लाइफ लोगों की लाइफ, कंडीशंस ऑफ किनकी, पीपल ऑफ हिंदुस्तान, जो सामान्य लोग हैं उनके बारे में भी इन्होंने लिखने का प्रयास किया। ये एक अच्छा प्रयास हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें अब, तो वो है इकोनॉमिक हिस्टोरियंस। अब यही बचते हैं। इकोनॉमिक हिस्टोरियंस में जो बात करें तो सबसे पहले हिस्टोरियन तो नहीं है वो, दादा भाई नौरोजी, ये एक व्यावसायिक या फिर कहें कि व्यावसायिक हिस्टोरियन तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो अवधारणा दी वो काफ़ी तरह से कहें कि हिस्टोरियंस के लिए एक मील का पत्थर थी, और एक दिशा में इन्होंने एक डायरेक्शन हिस्टोरियंस को दे दिया कि हमें ब्रिटिशर्स की आलोचना करनी है, और आलोचना करने का यहाँ से कहें कि इकोनॉमिक जो क्रिटिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। और दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत देते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश लोग यहीं के कच्चे माल को
यहीं पर अपने वहाँ पर उसको प्रसंस्कृत करके और यहीं पर हमें वापस लाकर बेच जाते हैं। तो दो तरह से हमारा दोहन करते हैं, कच्चा माल भी ले जाते हैं और अपना जो माल है उसके लिए यहाँ पे इसको मार्केट भी बना देते हैं। और किस भूमि जो राजस्व वगैरह है, भूमि व्यवस्था है, कृषि है, उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी थ्योरी दी हुई है, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ की कृषि व्यवस्था को चरमरा दिया है, ग्रामीण व्यवस्था को इन्होंने चरमरा दिया है। तो ये आते हैं इकोनॉमिक हिस्टोरियंस की कैटेगरी में। और एक और हिस्टोरियन है जो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस की कैटेगरी में आते हैं, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त जो हैं ये कह सकते हैं इनको कि ये प्रोफेशनल हिस्टोरियन होते हैं और ये जो इनकी जो थ्योरी है उसको ये स्थापित करते हैं अपनी हिस्ट्री राइटिंग में, इनकी थ्योरी को लागू करने का एक तरह से प्रयास करते हैं। और इनकी जो बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 1904 में ये इस बुक को लिख देते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये लिख देते हैं ये 1904 में। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि हम किस समय काल तक पहुंच चुके हैं, हमारे हिस्टोरियंस कहाँ तक हैं। और ये काफ़ी बाद तक भी, आज़ादी के बाद तक भी ये लोग रहते हैं, जैसे कि सुरेंद्रनाथ सेन है और आर.सी. मजूमदार है, ये लोग उसके बाद तक भी ये इतिहास लेखन करते हैं। और सुरेंद्रनाथ सेन को है उनको 1955 में जाकर ऑफिशियल हिस्टोरियन बनाया जाता है, किसके लिए, 1857 के रिवोल्ट के लिए। तो ये हिस्टोरियन हो गए। एक और हिस्टोरियन है जो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखते हैं, उनका नाम है शाफत अहमद खां। शाफत अहमद खान। तो ये पहले हो गए, दूसरे, तीसरे। तो इनका जो मुख्यतः जो काम है वो हमें जो ब्रिटिश टाइम पे या फिर मॉडर्न टाइम पे, कंटेम्प्रेरी टाइम पे ये ट्रेड के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं और साथ में मिडिवल टाइम के ट्रेड के बारे में भी लिखने का प्रयास करते हैं। जो ट्रेड है, ट्रेड के बारे में अपनी राय ये लिखते हैं। तो उस पे इनकी रिसर्च होती है मेनली। तो हमने बात की नेशनल हिस्टोरियंस के बारे में, उनको हमने कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। वो हिस्टोरियन जो पूरे इंडिया के बारे में लिखते हैं, वो हिस्टोरियन जो मराठास के बारे में लिखते हैं, वो जिन्होंने साउथ इंडिया, वो जिन्होंने मिडिवल, और वो जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखने का प्रयास किया। इसी के क्रम में आगे जाके आज़ादी के बाद में जाकर और थोड़ा सा उससे पहले भी हमें एक दूसरा ट्रेंड देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है हमें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का। और मार्क्सिस्ट, जब मार्क्स की अवधारणा आ जाती है, जब वर्ग विभाजन का सिद्धांत आ जाता है कि किस प्रकार जो कैपिटलाइजेशन ने जो लोगों को डिवाइड किया हुआ है और लोग अलग अलग वर्गों में विभाजित हैं, और जो सुविधा संपन्न है, धार्मिक, जिस तरह से उसने धार्मिक अवधारणा की जगह पे सुविधा संपन्न और कम सुविधा संपन्न लोगों के बारे में बात की थी, उसी प्रकार से लोग समाज को वर्गों में विभाजित करके और समाज के ऊपर हिस्ट्री लिखने का प्रयास करते हैं। और जो अब तक हिस्ट्री के कैरेक्टर कौन होते थे, बड़े बड़े लोग या फिर एलिट क्लास के लोग, और लिखने वाले भी वही होते थे। हालांकि अब भी वही होते हैं, लेकिन अब बहुत कुछ चेंज है। तो इनके बारे में बाद में हमें चेंज मिलता है, जो कि एक दूसरी अवधारणा के अंदर समाहित हो जाता है, वो होता है समाजवादी या फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। और उसके बाद में एक और अवधारणा आती है सबॉल्टर्न हिस्टोरियंस, वो भी मार्क्सवादी का एक प्रसंस्कृत या फिर कहें कि उसी से निकला हुआ और उसी का एक विकसित रूप है, जो कि बिल्कुल ही उन तबकों के बारे में बात करता है जिनके बारे में हिस्ट्री मुख्य तौर पर अभी तक नहीं लिखी है, जिसके बारे में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने भी जिनको छोड़ दिया, उन तबकों के बारे में सबॉल्टर्न हिस्टोरियंस लिखने का प्रयास करते हैं, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में हमारा होगा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के बारे में, और अगर हो सकता है उसके अंदर ही कंप्लीट, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा और बड़ा टॉपिक है। तो मेनली जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे, मॉडर्न, मिडिवल, मॉडर्न, और ये जो मार्क्सिस्ट और सबॉल्टर्न हिस्टोरियंस हैं इनसे। तो इनके बारे में भी जो इनकी बुक्स हैं, जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस पे हम आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा हम कनेक्ट करने का प्रयास कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और बाकी आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इतिहास लेखन के बारे में कुछ शंका है और जिनको नेट या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री राइटिंग उनको पढ़नी है। थैंक यू।